Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 3. Lecture number 3 is about the international monetary systems. Dear students, we have been talking about the euro currency in the last lecture. थोड़ा सा मैंने आपको brief introduction दिया था और हमने थोड़ा सा international business के हवाले से थोड़ी सी बातचीत की थी about के what are the different risks which are involved while a multinational corporation wants to enter into the international business. हमने कुछ modes की भी बात की थी, like what are the different modes to enter into the international business. Do you remember what were those modes? Yes, very good. International trade, exporting, yes. Importing, yes. Franchising, licensing, acquisitions, yes. And wholly owned subsidiary. So these were the different modes of international business systems. अच्छा, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. जैसा कि आपको नाम से जाहिर है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी का नाम बहुत दफ़ा सुना होगा न्यूज़पेपर में, अपने कोर्सेज में डिफरेंट जब आप स्टडी करते रहे हैं बैचलर्स के अंदर. मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद द सप्लाई ऑफ मनी. मनी सप्लाई से रिलेटेड जो पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम में, दैट इज़ कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी. International monetary system is basically the whole system in which the MNC is working, and it is very very important to know. आप कहेंगे कि international monetary system का हमसे क्या ताल्लुक है या why do we need to study international monetary system. तो उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ. वो ये है because के MNCs जो हैं वो एक international environment में काम कर रही हैं और जो international environment है that is basically the international monetary system. It also involves the monetary system that it is having. तो किसी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की सक्सेस के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ दैट एनवायरनमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. आज कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज होंगी, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगी कि हाउ दिस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हैज़ बीन इवॉल्व्ड. ये कैसे आप समझ लें कि ये कैसे एवोल्यूट हुआ था. और we will be talking about the capital movement of capitals and also how these exchange rates are determined. Basically जो हमारा पर्पस है, जो सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल फर्म जिस रिस्क से इनकाउंटर होती है या जिस रिस्क से बार बार उसका एक्सपोजर होता है, दैट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क. क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं दे आर डिफरेंट एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हैव एन ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, उसके साथ ये होता है कि हमेशा एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व होता है. क्योंकि ज़ाहिर आप जब भी दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व होता है. यू आर एक्सपोज टू द एक्सचेंज रेट रिस्क. अब उस एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, उसके क्या तरीके हैं एंड हाउ दैट एक्सचेंज रेट इज़ डिटर्मिन्ड, वो किस तरह से डिटर्मिन होता है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड. लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी अबाउट दी दिस यूरो करेंसी. आज हम यूरो करेंसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी. एंड ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्राइसिस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अकर हुए और जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये सारी चीज़ें हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो इस वजह से बिकॉज जो MNCs हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, दे आर बीइंग लार्जली इफेक्टेड बाय ऑल दी सिस्टम्स. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दे आर बीइंग इफेक्टेड, they are being largely affected by all these changes. That is why it is very very important to study all these systems, to study all these procedures, to study all these exposures. So dear students, we are going to continue. Okay, let's discuss the objectives. This chapter serves to introduce the students to the institutional framework within which the international payments are made. Basically, we are going to get to know about the institutional framework in which the international payments are made. Number 2, the movement of capital is accommodated. The movement of capital से मतलब यह एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कैपिटल फ्लो किस तरह से हो रहा है. लाइक आपने दूसरे कंट्री के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर अ होली ओन्ड सब्सिडरी, हाउ दिस कैपिटल मूवमेंट इज बीइंग प्लेस्ड एंड हाउ इट इज बीइंग कंडक्टेड, हाउ इट इज बीइंग ऑपरेटेड, how it is being managed, that is going to be discussed.
एंड हाउ द एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन्ड। अब एक्सचेंज रेट्स किस तरह से डिटरमिन होते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से उसको सेट करती है, क्या गवर्नमेंट उसको सेट करती है या ये फ्री फोर्सेस से सेट होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की क्लास के, और आज हम इन्हीं चीज़ों को लेके डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यू विल फाइंड दिस कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहले हम एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे कि इस एनवायरनमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या क्या एक्सपोजर्स हैं, क्या क्या रिस्क्स हैं, और फिर उसके अंदर हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली पढ़ेंगे तो फिर आप यू कैन कीप इन माइंड कि उस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एंड हाउ कैन दे इफेक्ट। ठीक है ना। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मोबाइल फोन पे आप सब लोग गेम्स खेलते हैं। आई एम श्योर नाउ डेज हर कोई जो है यू आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल फोन्स। अब होता क्या है, मोबाइल फोन पे जब गेम खेलते हैं तो मोबाइल फोन में गेम खेलने का तरीका ये होता है कि पहले आप उस गेम का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि हाँ जी इस गेम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी पूरी इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं। हाँ जी ये क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, कोई फायरिंग हो सकती है, कोई फाइटिंग आ सकती है, डिफरेंट तरह के जो भी उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व हैं या जहाँ जहाँ से आपने बचना होता है, ऐसी बात है ना। तो उसके बाद फिर आपको गेम खेलने का मजा आता है। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट नो कि आपको क्या चीज़ हिट कर सकती है गेम के अंदर भी, यू आर नॉट एबल टू डू द करेक्ट जॉब, आप ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, जब आपको पता है कि मुझे यहाँ से मैं हिट हो सकता हूँ और मेरा स्कोर कम हो जाएगा, या यहाँ से मैं स्कोर अपना इंक्रीज कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, मुझे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, तो यस यू कैन डू दैट। सेम इज द केस विद द बिजनेस। ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको मैंने रिलेट किया, आई एम श्योर यू कैन रिलेट दिस विद द इंटरनेशनल बिजनेस। जब आप उस एनवायरनमेंट के बारे में जब आपको नो हाउ हो जाएगी ना कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ये रिस्क हैं, ये एक्सपोजर्स हैं विच आर इन्वॉल्व, रिस्क ABCD 1 2 3 ब्ला ब्ला, तो देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म मोर एक्यूरेटली, आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एनवायरनमेंट इन विच यू आर वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग ऑन द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। पहले मैं आपको टॉपिक की लिस्ट दूंगी, देन वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन। The evolution of international monetary system. Evolution of international monetary system. Number 2, current exchange rate arrangements. Number 3, European monetary systems. Number 4, Euro and European Monetary Union. We have been talking about it lately. थोड़ा सा और आज बात करेंगे इस पे। The Mexican peso crisis. Peso is the currency of Mexico. Asian currency crisis. And fixed versus flexible exchange rate regimes. Fixed versus flexible exchange rate regimes. ये क्या चीजें हैं? Flexible exchange rate क्या होता है? Fixed क्या होता है? ये कैसे मैनेज होते हैं? किस तरह से इनको मैनेज किया जाता है? कौन मैनेज करता है? These are today's topics. Number 1, the evolution of international monetary system. बायमेटलिज्म। अच्छा, हमने स्टूडेंट्स किया यह है कि हमने सारे जितने भी इराज गुजरे हैं इन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, हमने उसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। राइट, हमने उसको डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। जैसे बायमेटलिज्म दैट वाज बिफोर 1875। 1875 से जो पहले का सिस्टम था हमने उसको बायमेटलिज्म कह दिया। नंबर 2 इज द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड्स। ये जो पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1875 से 1914 तक। 1914 इज द टाइम पीरियड जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, 1914 से 1918 तक। तो 1875 से लेके 1914 का जो टाइम पीरियड है दैट इज द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड्स। देन इज द इंटरवॉर पीरियड। इंटरवॉर पीरियड इज 1915 से लेके 1944, और उसके बाद 1944 इज द टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 1915 से 1944 का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड द इंटरवॉर पीरियड, यानी दो जो वर्ल्ड वॉर्स थी उनके दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसको हमने इससे डेजिग्नेट किया। एंड देन द ब्रेटन वुड सिस्टम दैट इज फ्रॉम 1945 टू 1972। The flexible exchange rate regime 1973 to present. अच्छा जी, these are the different time periods or the different eras of
the international monetary system. We are going to study one by one each. हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे. Number 1 is bimetallism before 1875. 1875 से पहले का जो दौर है उसको हम कहते हैं bimetallism. Bi means to, metal means जिसको हम उर्दू में धात कहते हैं. Metal is something जो आपको फिजिकल मटेरियल है, जो एक नाम है एक चीज का, that is metal. A double standard in the sense that both gold and silver were used as money. That is why इसका नाम है bi means to, और मेटलिज्म का मतलब है that is derived from metal. metal से derive किया हमने इसको मेटलिज्म कहा. Two metals, that is gold and silver. A double standard in the sense that both gold and silver were used as money. अच्छा, चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था in terms of gold and silver. आपने अपने ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर से स्टोरीज सुनी होंगी जिसमें बादशाह जो है वो अपने किसी वजीर को अशरफियाँ देता था. दैट इज़ बेसिकली द टाइम पीरियड बिफोर 1875, जिसमें एक्सचेंज किया जाता था फॉर अ सर्टेन थिंग इन रिस्पॉन्स टू गोल्ड और सिल्वर. गोल्ड की वो जो सिक्के होते थे, अशरफियाँ होती थी, वो गोल्ड की होती थी, आइदर गोल्ड या सिल्वर की. सो दैट वाज बीइंग यूज्ड एज a mode of trade or as a mode of you can say the reward as a money उसको हम यूज करते थे. Some countries were on gold standard and some on silver standard and some on both. अब keeping in mind the availability of those metals और उनकी क्या availability है और उनकी क्या popularity है उस एरिया के अंदर, both gold and silver they were being used as an exchange for money. मनी की एक्सचेंज के लिए यूज की जाती थी. और कुछ कंट्रीज जहाँ वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करी थी और कुछ कंट्रीज जहाँ वो सिल्वर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करी थी. सो बोथ ऑफ देम दे वर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली, राइट. Both gold and silver were used as international means of payments and the exchange rate among currencies were determined by either their gold or silver contents. अच्छा, एक पहली बात तो ये होगी कि they were using इंटरनली अपने कंट्री के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती थी, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, उनके लिए दे यूज टू यूज दीज गोल्ड एंड सिल्वर. लेकिन जब हम उसको इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज करते थे तो क्या होता था कि जो एक्सचेंज रेट्स थे दे वर बीइंग डिटरमिन्ड on the basis of the gold and silver contents of those of those gold and silver coins जो उन्होंने बनाए हुए थे. तो उसका कंटेंट क्या होता था, जैसे आपने सुना है कि गोल्ड में वी हैव 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 एंड 22 कैरेट्स फॉर एग्जांपल. दैट इज बेस्ड ऑन दी गोल्ड कंटेंट. जिसका गोल्ड कंटेंट ज्यादा है उसके कैरेट्स हम लाइक कहते हैं कि 21, 22 कैरेट, दैट इज द प्योर गोल्ड कंटेंट ज्यादा है. तो जब इंटरनेशनल पेमेंट्स हम करते थे तो हम उसके गोल्ड एंड सिल्वर कॉन्टेंट्स की बेसिस के ऊपर करते थे. अगर हम गोल्ड के कॉइन्स के बदले में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम गोल्ड कंटेंट को देखते थे, और अगर हम सिल्वर कंटेंट सिल्वर से एक्सचेंज कर रहे थे तो फिर हम सिल्वर कंटेंट्स को देखते हैं. और एक्सचेंज रेट जो है वो उसके कंटेंट से डिटरमिन होता था, आइदर फॉर द गोल्ड और फॉर द सिल्वर. आई एम श्योर यू आर गेटिंग इट, ठीक है ना. जो बचपन में कहानियां सुनी अबाउट दी गोल्ड एंड वो अशरफियों वाली, that is for the same thing, that is the gold and silver coins that were being used. Exchange rates हम determine करते थे on the basis of the gold and silver contents which were meant for that. अच्छा जी, एक law है, that is the Gresham's law, implied that it would be least valuable metal that would tend to circulate. तो जो सबसे least valuable metal होगी that would tend to circulate, जो बाकी की होंगी that is going to be eradicated, वो खत्म हो जाएंगी. तो जो कम जो लीस्ट वैल्यूएबल मेटल होगी, ग्रेशम्स ने ये अपना लॉ दिया था. उसने ये कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द कॉइन्स गोल्ड या सिल्वर के, कि जो लीस्ट वैल्यूएबल मेटल होगी दैट वुड टेंड टू सर्कुलेट, वो ही ज्यादा सर्कुलेट होगी, वही ज्यादा काम आएगी इन द ट्रेड, इन द इंटरनेशनल ट्रेड. Number 2 is the classical gold standard. Classical gold standard starts from the period of 1875 to 1914.
1914 के बाद 1914 से हमारी वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, उससे पहले पहले का जो हमारा सिस्टम है दैट इज द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, वाई गोल्ड? मैंने इससे पहले भी बाय मेटलिज्म आपको जब बता रही थी तो तब भी मैंने गोल्ड का जिक्र किया, एक्सचेंज भी होता रहा। वाई इट इज सो, वाई गोल्ड इज सो इम्पोर्टेंट, वाई वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू गोल्ड इवन नाउ डेज, आजकल भी हम गोल्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वाई इज इट सो? can you just guess why the gold has been so important from the point of view of the men's fondness or civilizations? हाँ जी, suggested आंसर उसका ये है, देखिए, मैन हैज बीन ऑलवेज बीन वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ गोल्ड, और हमें इसकी हिस्ट्री मिलती है फ्रॉम दी अर्ली सिविलाइजेशंस, जब इंसान ने नया नया अपना घर बनाया और उसने अपनी आप कह लें कि जब उसने चीज़ें जमा करनी शुरू की और सेविंग्स करना शुरू की, तो वो जो सबसे पहली चीज़ उसके माइंड में आई है, जो चीज़ आई, दैट वाज गोल्ड। तो गोल्ड हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आर सिविलाइजेशन, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक पार्ट रहा है, और किसी न किसी फॉर्म में थ्रू आउट ये रहता है। जब इवन आप जब अपने पुराने लोगों से, ये जो ओल्ड एज पीपल्स हैं, अगर आप उनसे बात करें तो दे यूज्ड टू हैव गोल्ड इन केजीज में उनके पास गोल्ड होता था, इतना ज्यादा, सो मच सो। तो विद द टाइम उस वक्त लोग ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा बनाते थे और इस तरह के ट्रेंड्स भी ज्यादा थे। क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड इज द टाइम पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1875 टू 1914, और गोल्ड को हम एज अ मीन ऑफ वेल्थ समझते रहे और दौलतमंद होने की निशानी समझते रहे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम उसको सादा जुबान में बात करें, तो जिसके पास ज्यादा गोल्ड होता था, द पर्सन हु हैज मोर गोल्ड यूज्ड टू कॉल हिम मोर वेल्दी एज कम्पेयर टू समवन एल्स, जिसके पास गोल्ड इतना ज्यादा नहीं होता था। तो गोल्ड हैज बीन द पार्ट ऑफ आर, a man has always been very very fond of this gold commodity, हमेशा से रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या हुआ था? इन मोस्ट मेजर कंट्रीज gold alone was assured of unrestricted coinage. Gold alone was assured of as unrestricted coinage. एक ये वाहिद coinage था that has been recognized as the unrestricted coinage. There was two-way convertibility between gold and national currencies at a stable ratio. यानी गोल्ड को आप कन्वर्ट करा सकते थे, कन्वर्टिबिलिटी रेशो था बिटवीन गोल्ड एंड द नेशनल करेंसी। गोल्ड को दे के आप नेशनल करेंसी कोई भी बाय कर सकते थे विद अ स्टेबल रेशो, जो एक स्टेबल रेशो डिटरमिन की थी। लाइक अगर आप इतने ग्राम गोल्ड देंगे तो उसके बदले में आपको इतनी करेंसी मिल जाएगी ऑफ अ नेशनल करेंसी, फॉर एग्जांपल US डॉलर और सम अदर फ्रेंच, जो फ्रांस की है, फ्रांस के जो फ्रैंक्स हैं वो मिल जाएंगे, या जो मैक्सिको है उसका पैसो मिल जाएगा, एटसेट्रा। सो देयर वाज अ टू-वे कन्वर्टिबिलिटी बिटवीन गोल्ड एंड नेशनल करेंसीज एट अ स्टेबल रेशियो। गोल्ड कुड बी फ्रीली एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड। अच्छा, एट दैट टाइम, ये जो टाइम पीरियड जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज 1875 से 1914 का टाइम पीरियड था। उस जमाने में गोल्ड कुड बी फ्रीली एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता था और किसी भी मुल्क से मंगवाया भी जा सकता था फ्रीली। गोल्ड कुड बी फ्रीली एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, जबकि अब ऐसा नहीं है। द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज currencies would be determined by their relative gold contents. Again gold content की बात करती हूँ। gold content से मतलब यह कि how much each gram of the gold contains the amount of gold. तो exchange rate between two countries currencies would be determined by their relative gold contents. तो exchange rate दो countries के दरमियान में जो that is going to be determined by their relative gold contents. For example, कैसे? If a dollar is pegged to gold at US dollar 30, it's equal to 1 ounce of gold, and the British pound is pegged to gold at 6 pounds is equal to 1 ounce of gold. देखें, दोनों साइडों पे हमने 1 ounce of gold लिख दिया, दोनों साइडों पे, और हमने उसको इक्वेट कर दिया to the currency. It must be the case that the exchange rate is determined by the relative gold content. हम इसका जो exchange rate है that is going to be determined by the relative gold content. कैसे? देखें, देखिए US
$30 is equal to 1 ounce of gold, और 6 pounds is equal to 6 pound is equal to 1 ounce of gold. अच्छा जी, दोनों इक्वेशंस की ये वाली साइडें बराबर हैं, तो ये दोनों साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं $30 is equal to British pound 6. So 30 is equal to 6 pounds. तो हम एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर सकते थे जब हमने गोल्ड को पैक किया टू अ करेंसी. रिपीट करूं, फॉर एग्जांपल इफ द डॉलर इज पेक्ड टू गोल्ड एट $30 is equal to 1 ounce of gold, and the British pound is pegged to gold at pound 6 is equal to 1 ounce of gold, it must be the case that exchange rate is determined by the relative gold content. So $30 is equal to 6 pounds. ठीक है ना, यानी $30 are equal to 6 pounds. मीन्स $5 इज इक्वल टू 1 पाउंड. इसको आप 1 के लिए कर लें तो आप 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 5 are 30, सो $5 इज इक्वल टू 1 पाउंड. तो हमने एक्सचेंज रेट सेट कर लिया कि अगर हम 1 पाउंड देंगे तो उसके बदले में $5 हमें मिलेंगे. सो एक्सचेंज रेट इज गोइंग टू बी डिटरमिन्ड लाइक दिस वे. दैट इज द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड वेयर हम एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय देयर रिलेटिव गोल्ड कंटेंट. हमने हर करेंसी को उसकी कंपैरेटिव जो गोल्ड है उससे हमने इक्वेट किया, और फिर हमने उन करेंसीज को आपस में इक्वेट कर दिया. समझ आ रहा है? मतलब पहले हमने 1 ounce ऑफ गोल्ड से उसको इक्वेट किया दोनों कंट्री की करेंसीज को, और फिर हमने दोनों कंट्री के करेंसीज का एक्सचेंज रेट डिटरमिन कर लिया. आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दिस इज वेरी इजी. देखें, दो करेंसीज हैं, दोनों करेंसीज को हमने गोल्ड कंटेंट से इक्वेट किया, और फिर हमने जो गोल्ड कंटेंट हमने एक लिया था ना, लाइक 1 ounce लिया था, अब हम इस पोजीशन में कि हम दोनों कंट्री के करेंसीज के एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर सकें. सो दिस इज अबाउट द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड. हाईली स्टेबल एक्सचेंज रेट्स अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट वाज कंड्यूसिव टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. अच्छा, ये जो एक्सचेंज रेट था दैट वाज हाईली स्टेबल which was under the classical gold standard, and it provided the environment that was very very conducive for international trade and investment. देखिए, it makes logic, it makes sense. जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि हमने किस तरह से एक्सचेंज रेट को डिटरमिन किया है फॉर 2 countries on the basis of their gold contents. तो इट मेक्स सेंस कि कितने जो आउंस ऑफ गोल्ड है वो करेंसी के बराबर हैं, और फिर हम दोनों करेंसी को आपस में इक्वेट कर दें. So highly stable exchange rates under the gold standard, it has provided a very very conducive environment for the international trade, क्योंकि it was very easy to set exchange rates among countries on the basis of the gold or silver content, and then it was far easier to do the international trade and investment in a very easy and comfortable way. Now the misalignment of exchange rates and international imbalances of payments were automatically corrected by the price specie flow mechanism. जो misalignments आई exchange rate के अंदर और जो international imbalances of payments आई थी, they were automatically being corrected by the price specie flow mechanism. अच्छा, थोड़ा सा प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर दूं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि डिमांड और सप्लाई के अंदर कहीं पे डिफरेंस आता है. तो जैसे ही डिमांड बढ़ना शुरू होती है किसी भी चीज़ की, उसकी सप्लाई कम हो जाती है. जैसे ही सप्लाई कम होती है हम दूसरी साइड पे वर्क करना शुरू करते हैं, उसकी सप्लाई इनहेंस हो जाती है. जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस इनहेंस हो जाती है. जब प्राइस इनहेंस होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है. जब डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है. इस तरह दैट सर्कल गोज ऑन. सेम इज द केस विद द प्राइस स्पीशी फ्लो मैकेनिज्म. द शॉर्टकमिंग्स आर the supply of newly minted gold is so restricted that the growth of world trade and investment can be hampered for the lack of sufficient monetary reserves. अच्छा, इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स के गोल्ड स्टैंडर्ड के कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, और वो क्या हैं कि हमने गोल्ड को तो मान लिया कि उसने बड़ा अच्छा एक स्टेबल हमें एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रोवाइड किया, और एंड दैट वाज इवन मोर कंड्यूसिव फॉर एमएनसीज टू वर्क इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से. लेकिन उसकी शॉर्ट कमिंग सबसे बड़ी ये है कि जो न्यूली मिंटेड गोल्ड है, जो हम माइन करते हैं, गोल्ड जो है वो माइन से निकाला जाता है,
तो वो इतना रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक बहुत कम रिजर्व्स हैं दुनिया के अंदर गोल्ड के, लाइक देयर आर गोइंग टू बी लिमिटेड और द लिमिटेड नंबर ऑफ माइंस इन द गोल्ड ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो उसमें कितना कोई होगा। जैसे जो भी माइंस है, जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, उसकी एक लिमिट है ना, मतलब अगर पहाड़ भी है वो तो उसकी एक लिमिट है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन। अब वो इतना जो न्यूली गोल्ड मिंटेड है, मिंटेड गोल्ड है जो आप माइन करते हो, वो इतना लिमिटेड है और इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो ग्रोथ ऑफ दी वर्ल्ड ट्रेड है एंड इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी इजीली हैम्पर्ड फॉर द लैक ऑफ द सफिशिएंट मॉनेटरी रिजर्व्स। अगर हम सिर्फ गोल्ड पर डिपेंड करें तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव इन सच इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है। So even if the world returned to the gold standard, any national government could abandon the standard. और अगर सारी दुनिया भी जाए वो गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर वापस आ जाए, any national government could abandon the standard. कोई भी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो उसको खत्म भी कर सकती है स्टैंडर्ड को अपने तौर के ऊपर। Now coming to the next, that is the interwar period that starts from 1915 to 1944. जो वॉर्स के दरमियान का पीरियड था। अब क्या था, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगर वॉर हो रही है और हर तरफ डिस्ट्रक्शन है और हर तरफ आप ये कह लें कि इंस्टेबिलिटी है, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू सी, आप क्या परसीव कर सकते हो या आप क्या इमेजिन कर सकते हो अमंग दोज पीरियड्स, और उसके अंदर एक्सचेंज रेट्स का क्या हाल है या करेंसीज का जो हम एवोल्यूशन पढ़े हैं ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम वो किस तरह से सर्वाइव करती है। लेट्स do. Exchange rates fluctuated as countries widely use predatory depreciation of their currencies as a mean of gaining advantage in the world export market. अच्छा जी, अब हुआ क्या, डिस्ट्रक्शन आई, लार्ज मैसिव डिस्ट्रक्शन आई वॉर के अंदर, और कंट्रीज ने यूज किया, एक्सचेंज रेट्स बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हुए और कंट्रीज ने यूज किया, दे वाइडली यूज प्रेडेटरी डिप्रिसिएशन ऑफ देयर करेंसीज। हर कंट्री ने अपनी करेंसी को एक पर्टिकुलर लेवल तक डिप्रिशिएट कर दिया, और उसकी रीजन क्या है, हम करेंसीज की डिप्रिसिएशंस को करते हैं इन ऑर्डर टू इनहांस आवर एक्सपोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज अ स्ट्रेटजी कि जब भी आप अपनी एक्सपोर्ट्स को इनहांस करना चाहते हैं तो आप अपनी डिप्रिसिएशंस, अपनी जो करेंसी है उसको आप डिप्रिशिएट कर देते हैं। करेंसी को डिप्रिशिएट करने से ये आसानी हो जाती है कि आप इजीली एक्सपोर्ट करते हैं। आपने देखा कि एक अरसे तक इवन नाउ चाइना और जापान की करेंसीज, दीज आर द एग्जांपल्स, दे हैव केप्ट देयर करेंसीज एज अ वेरी वेरी लो वैल्यू, और उन्होंने डिप्रिशिएट किया हुआ था फॉर इन ऑर्डर टू, बिकॉज दे आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स, चाइना और जापान की जब हम बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी करेंसी को इस तरह से उसकी वैल्यू रखी हुई थी सो दैट दे कैन इजीली एंटर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट सिस्टम। तो ये जो इंटर वॉर पीरियड था इसके अंदर भी मैसिव डिस्ट्रक्शन थी, तो कंट्रीज ने, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने व्हाट डिड दे डू वाज कि उन्होंने अपनी करेंसीज को लार्जली डिप्रिशिएट किया सो दैट दे कुड गेन दी एडवांटेज इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट, ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर अपने आप को स्टैंड रख सकें और अपनी एक जगह बना सकें और मेंटेन रख सकें अपने आप को। Attempts were made to restore the gold standard, but participants lacked the political will to follow the rule of the game. अच्छा, कोशिश तो की जा रही थी कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को वापस ले आएं या उसको मेंटेन रखें, उसको रिस्टोर करें और वापस ले आएं, लेकिन जाहिर है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही थी और वर्ल्ड वॉर 1 ऑन थी, तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट to have the political consent of all the people so that they could follow this classical gold standard in a smooth way. The result of international trade and investment was profoundly detrimental. और international trade and investment का जो the result for these international trade and investment system, it was very very important at that time. Now we will be talking about the Bretton Woods system. Named for a 1944 meeting of 44 nations at Bretton Woods, New Hampshire. Basically ये एक मीटिंग held हुई थी 1944 of 14 different nations at Bretton Woods. Bretton Woods एक जगह का नाम है जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी।
The purpose was to design a post-war international monetary system. ज़ाहिर है जब इतना massive destruction हो गया, countries, all the currencies, they went into the massive inflation structure और सब infrastructure सबने नया develop करना था. They wanted to have the money, उनको cash flow भी चाहिए था, capital भी चाहिए था और they wanted to flow. और ये उसी ज़माने की बात है students, जब ये bonds आए थे जिसको हम console कहते हैं. What was that? ज़ाहिर है मैसिव डिस्ट्रक्शन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था, तो दे वांटेड टू रेज मनी. तो वो मनी किस तरह से रेज उन्होंने की कि एक ह्यूज बॉन्ड सेल किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिसका नाम था कंसोल. अब वो क्या था, वो था कि आपने बॉन्ड सेल किए परपेचुटी बेसिस के ऊपर, यानी फॉर एवर जिसकी पेमेंट्स हैं. वो क्या है कि आपने बॉन्ड सेल कर दिया, लोगों ने वो बॉन्ड्स परचेज किए एंड देन जब लोगों ने वो बॉन्ड्स परचेज किए, ज़ाहिर है वो आपने जो पेमेंट्स दी थी उससे उनका कैपिटल रेज हो गया. देन यू यूज टू गिव दी पीरियोडिक पेमेंट्स टू दी बॉन्ड होल्डर्स जिन जिन लोगों ने वो कंसोल खरीदे थे. सो दैट वाज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड एट दैट टाइम पीरियड. तो बेसिकली दैट वाज द टाइम जब नेशंस ये चाहती थी कि हम कोई पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम डिज़ाइन करें सो दैट जितनी भी नेशन सफ़र हुई हैं वो उससे निकलें. द गोल वाज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी विदाउट द गोल्ड स्टैंडर्ड. और इस वक्त उन्होंने ये तय किया कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा के कोई नया एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लेके आएंगे ताकि सब नेशंस जो हैं जिनकी करेंसीज जो हैं वो लार्जली फ्लक्चुएट हो चुकी हैं और इन्फ्लेशन का शिकार हैं, वो किसी एक मोड पे आ जाएं. द रिजल्ट वाज द क्रिएशन ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक. और इसी की क्रिएशन से द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड द वर्ल्ड बैंक दे एवोल्यूटेड. ये उस जमाने की बात है जब IMF और वर्ल्ड बैंक एवोल्यूट हुए. इंटरेस्टिंग है ना, आपको पता चल रहा है कि ये कैसे बने थे, ये कैसे इनकी नीड अराइज हुई थी, ये किस तरह से सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, किस तरह से एवोल्यूट हुआ. अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम the US dollar was pegged to gold at 35 per ounce and the other currencies were pegged to the US dollar. मतलब आपने US डॉलर को एक स्टैंडर्ड बना के उसको आपने गोल्ड के साथ पैक कर दिया और फिर बाकी जितनी भी करेंसीज हैं आपने उसको डायरेक्टली गोल्ड के साथ नहीं, आपने डायरेक्टली उसको डॉलर के साथ पैक किया. समझ आ रही है? मतलब गोल्ड को आपने US के साथ, US करेंसी के साथ किया, वो तो एक पार्ट हो गया. दूसरे पार्ट में आपने जो US का करेंसी का है जो रेट है उसको आपने बाकी करेंसीज के साथ पैक कर दिया. See how it is going. Each country was responsible for maintaining its exchange rate within plus or minus 1 of the adopted par value by buying or selling foreign reserves as necessary. और हर कंट्री को उन्होंने ये कह दिया कि they were responsible for maintaining its exchange rate between plus 1 or minus 1 of the adopted par values by buying or selling foreign reserves as necessary. जितने उनको foreign reserves necessary थे +1 और -1 की रेंज में रहते हुए they can do so. The Bretton Woods system was a dollar based gold exchange rate. मतलब उसकी बेस तो गोल्ड ही है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो नॉवेलिटी आई वो ये थी कि हमने उसको गोल्ड को हमने US के साथ पैक कर दिया और फिर बाकी सारी करेंसीज जो हैं वो US डॉलर के साथ पैक हो जाएंगी. So the Bretton Woods system was a dollar based gold exchange rate. The Bretton Woods system was a dollar based gold exchange rate. Now the जो उसका लास्ट टाइम पीरियड था that was about the flexible exchange rate regime, that is 1973 से आज तक का to present. Flexible exchange rates were declared acceptable to the IMF members. उन्होंने determine जो IMF members हैं they declared the flexible exchange rates to be acceptable. Flexible exchange rate का मतलब है कि they can be managed by the government interventions. उसको एक्सचेंज रेट को आप गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के साथ दे हैव गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, इट इज मेंट टू बी चेंज्ड, वो चेंज हो सकता है. तो IMF के सब मेंबर्स ने उसको एक्सेप्ट किया. सो द सेंट्रल बैंक्स वर अलाउड टू इंटरवीन इन द एक्सचेंज रेट मार्केट्स टू आयरन आउट अनवारंटेड वोलेटिलिटीज. The gold was abandoned as an international reserve asset. हमने गोल्ड को हटा दिया और हमने उसके अगेंस्ट जो निकाली मोडालिटी निकाली वो हमने निकाली US डॉलर की. Like instead of having the gold, we are now going to have the dollar as your currency.
So moving on, the current exchange rate arrangements. There are different systems of the current exchange rate arrangements. Number one is free float. Free float is the largest number of countries, about 48, allow market forces to determine their currency's value. And what are the market forces? Free market forces of demand and supply are going to adjust the prices or are going to adjust the exchange rates determination. उसका क्या rate निकलेगा? That is going to be determined by the free forces of demand and supply. ज़ाहिर है जिसकी demand ज़्यादा होगी उसकी price high हो जाएगी. So the largest number of countries, about 48 at that time, they allow the market forces to determine their currency's value. That is called the free float. Number two is the managed float. Managed float, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसको हमने कुछ मैनेज किया हुआ है. फ्री फ्लोट से तो मतलब ये है कि ट्रू जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं, दे आर गोइंग टू डिटरमिन दैट. लेकिन जो मैनेज्ड एक्सचेंज जो फ्लोट है उससे आपकी कुछ इंटरवेंशंस होंगी और दैट इज गोइंग टू बी मैनेज समहाउ. कैसे? अबाउट 25 कंट्रीज कंबाइन गवर्नमेंट इंटरवेंशन विद द मार्केट फोर्सेस टू सेट एक्सचेंज रेट. यानी आपने उसको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि डिमांड एंड सप्लाई की उसको चेंजेस को देखते हुए यू हैव एडजस्टेड the exchange rate with the help of the government intervention. Government interventions को लेके you have managed that. That is called the managed float. Peg to another currency. दूसरी करेंसी के साथ पैक करने के लिए मतलब एक तरीका ये था कि आप उसको किसी और करेंसी के साथ पैक कर लें. नंबर वन इज फ्री फ्लोट, नंबर टू इज मैनेज्ड फ्लोट एंड नंबर थ्री इज पैक टू अनदर करेंसी. पैक टू अनदर करेंसी में क्या किया था? सच एज US डॉलर और यूरो थ्रू फ्रैंक और मार्क. US डॉलर या यूरो के साथ करेंसी के साथ आप पैक कर रहे हैं. लाइक जैसे पहले आप गोल्ड के साथ उसको पैक कर रहे थे, अब आपके पास ये एक ऑप्शन आ गया कि आप US डॉलर के साथ या यूरो करेंसी के साथ उसको पैक कर लें. दैट इज पैक टू अनदर करेंसी. ये भी एक एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट का एक मेथड है. और जहाँ पे कोई नेशनल करेंसी नहीं है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे कोई नेशनल करेंसी नहीं है. सम कंट्रीज डू नॉट बॉदर प्रिंटिंग देयर ओन, दे जस्ट यूज द US डॉलर. फॉर एग्जांपल यूकैडर हैज रिसेंटली डॉलराइज्ड. अभी भी उन्होंने मतलब जो कंट्री जिनके पास अपनी करेंसी नहीं होती वो क्या करते हैं, वो किसी और मुल्क की करेंसी को अडॉप्ट कर लेते हैं. मेनली दी पॉपुलर करेंसीज जैसे US डॉलर है तो वो अपने आप को उन्होंने डॉलराइज्ड कर लिया. डॉलराइज्ड करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी नेशनल करेंसी डॉलर रख ली या उसको अडॉप्ट कर लिया as a means of doing the transactions. So we have been studying about the current exchange rate arrangements. Number one is free float, number two is managed float, number three is back to another currency, and number four is no national currency. Free float में क्या था? Guess करें. Very good. Free demand and supply forces. Managed float में क्या था? मैनेज फ्लोट में यह था कि हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को साथ में ला लिया विद द फ्री फोर्सेस इन ऑर्डर टू हैव दैट. एंड नंबर थ्री वाज पैक टू अनदर करेंसी. आपने किसी दूसरी करेंसी के साथ पैक कर लिया सच एज US डॉलर और यूरो. किसी भी स्ट्रॉन्ग पॉपुलर करेंसी के साथ आपने उसको पैक कर लिया. एंड देयर आर सर्टेन कंट्रीज वेयर देयर वाज नो करेंसी, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कोई और करेंसी कोई भी स्ट्रॉन्ग करेंसी अडॉप्ट कर ली, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दी. नाउ द यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम. हमने थोड़ी सी बात इसके बारे में की थी व्हाइल वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस लेक्चर. आज हम थोड़ा सा और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे. दैट इज अबाउट द यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम, बिकॉज ये भी इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके 11 यूरोपियन कंट्रीज मेंटेन एक्सचेंज रेट्स अमंग देयर करेंसीज विद इन नैरो बैंड्स एंड जॉइंटली फ्लोट अगेंस्ट आउटसाइड करेंसी. अच्छा, इनका इससे पहले ये होता था कि हमारा जो 11 यूरोपियन कंट्रीज थे उन सब की डिफरेंट करेंसीज थी. और एक एग्जांपल में तो जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो ये कोट करते हैं कि अगर एक जमाना था कि जब आप एक जगह से यूरोप के किसी एक कंट्री से ट्रैवल करना शुरू करते थे तो आपके पास अगर कुछ करेंसी होती थी और जब आप पूरा राउंड लेके उन 11 कंट्रीज का दूसरे एंड पे पहुंचते थे तो आपकी सारी जो अमाउंट है मोस्ट ऑफ दी उसका एक बहुत बड़ा लार्ज परसेंटेज जो है वो सिर्फ एक्सचेंज रेट कन्वर्जन के अंदर लॉस हो जाता था. ये एक्सचेंज रेट लॉस हो जाता था आपको एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने की वजह से. इवेंचुअली यू यूज्ड टू एंड अप विद अ लॉट ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट लॉस.
इस चीज को खत्म करने के लिए, ट्रेड को मैनेज करने के लिए, दे हैव एवोल्यूटेड दिस यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम. सो द 11 यूरोपियन कंट्रीज मेंटेन exchange rates among their currencies within narrow bands and jointly float against outside currencies. Objectives क्या हैं? To establish a zone of monetary stability in Europe. हम ये चाह रहे थे कि इस यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम से हमारे ये जो यूरोप के अंदर एक जोन बन जाए विच इज ऑफ द जोन ऑफ द मॉनेटरी स्टेबिलिटी. जो सप्लाई ऑफ मनी का सिस्टम है दैट इज गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड सो दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट. To coordinate exchange rate policies by non-European countries. तो जो आपकी exchange rate policy है, you are going to coordinate it with the European currencies and to pave the way for the European monetary union. और हम ये चाहते थे कि हम European monetary union के लिए ये सब जो हमारा रास्ता है उसको साफ करें in order to maintain this zone of monetary stability in Europe. For this purpose, euro currency was evolved. And what is euro? When will the new European currency become a reality? And what values do various national currencies have in euro? दूसरी national currencies का euro के साथ क्या value होगा? What value do various national currencies have in euro? उनकी values के अंदर क्या होगी? What is euro? The euro is the single currency of the European Monetary Union, which was adopted by 11 member states on 1st January 1999. चूँकि आपने dates याद रखनी हैं या आपने important जो figures हैं उनको आपने memorize करना because these are very very important. ये आपकी tips पे होने चाहिए. 1999 में European Monetary Union ने single currency को adopt करना किया, that is the euro currency. That at that time 11 member countries on 1st January 1999 adopted euro currency. अच्छा, अब उसमें हुआ ये था कि 1999 में स्टार्ट हुआ और जाहिर है कि जो ट्रांजैक्शंस अभी प्रोसेस में थी या अभी कुछ जो उन्होंने कम्प्लीटली जो बाकी करेंसीज हैं दे वर वीडिड आउट बाय 2002. मतलब इस प्रोसेस को पूरे में करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल लगे थे. These member states are Belgium, Germany, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Finland, Austria, Portugal and Netherlands. What is the subdivision of euro? During the transitional period up to 31st December 2001, the national currencies of the member states lira, Portugal की, Deutsche Mark, Germany, peseta, France, French, franc, France की, will be non-decimal subdivisions of euro. The euro itself is divided into 100 cents. जैसे डॉलर जो है वो 100 cents के बराबर है, इसी तरह से हमने यूरो को डिवाइड किया into 100 cents. What is the official sign of euro? ये देखें, this is the official sign of euro. It is designated as like this. The sign of the new single currency looks like an E with the 2 clearly marked horizontal parallel lines across it. Can you guess why this E? Why not H? Why not J? Why not K? Why not M? Yes, E stands for Europe. So that is why इन्होंने E का साइन लिया. The sign of new single currency looks like an E with the 2 clearly marked horizontal parallel lines across it. ये आपके सामने. It was inspired by the Greek letter epsilon in reference to the cradle of the European civilization and to the first letter of the word Europe. European civilization, Greek letter epsilon और वर्ड यूरोप का जो फर्स्ट लेटर है ई उससे इंस्पायर होके दे हैव मेड दिस सिंबल ऑफ यूरो जो उसका आपने वो रखा है. व्हाट आर द डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ द यूरो नोट्स एंड कॉइन्स. अब यूरो करेंसी तो बन गई, अब नोट्स एंड कॉइन्स की क्या सूरत हाल होगी. जैसे हमारे पास रुपी इज द करेंसी, तो हमारे पास कॉइन्स हैं या नोट्स हैं. हमने कौन कौन से नोट्स बनाए हुए हैं, कौन कौन से वैल्यू के और कौन कौन से वैल्यू के हमने कॉइन्स बनाए हुए हैं. ये फिर बाद में डिसीजंस लेते हैं वंस दी करेंसी इज बीइंग अडॉप्टेड. जब करेंसी आपने बना ली तो डेवलप कर ली, उसके बाद फिर आपने साथ ही ये डिसीजंस करने हैं कि आपने उसको किस तरह से बेसिकली लॉन्च करने से पहले ही आप ये सारा काम करके रखते हैं, बिकॉज यूरो करेंसी के जमाने में हुआ. There will be 7 euro notes and 8 euro coins.
7 यूरो नोट्स बनाए और 7 और 8 कॉइन्स बनाए उसके द नोट्स विल बी 500, 200, 100, 50, 20, 10 एंड 5 यूरोस। ये इन्होंने नोट्स बनाए। और आपको स्टूडेंट्स अपने भी कंट्री के अंदर रुपी की एवोल्यूशन आपके सामने आप देखते हैं आए हैं। हमारे नोट्स भी चेंज हुए, 50 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट चेंज हुआ, 500 का नोट चेंज हुआ। इससे पहले 1000 का नोट नहीं होता था, फिर 1000 का नोट आया था। और अभी नाउ वी हैव गॉट डिफरेंट। पहले 50 रुपीज़ का नोट और तरह का था, 10 रुपीज़ का नोट भी डिफरेंट था, फिर 5 रुपीज़ का नोट बीच में आया, 5 रुपीज़ का नोट खत्म हो गया, फिर 5 रुपीज़ के कॉइन आ गए। और अब जो हमारा पास मिनिमम है वो हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है। तो चेंजेस बाद में भी होती रहती हैं, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ एवोल्यूशन आप एक पैटर्न सेट करते हो कि यस दिस इज गोइंग टू बी डन। द कॉइन्स विल बी ऑफ 2 यूरो, 1 यूरो, 50 यूरो सेंट्स, 20 यूरो सेंट्स। उसकी आगे फर्दर जो छोटे जिस तरह से हैं, जैसे हमारे पास पैसाज हैं वैसे उनके पास सेंट्स हैं। 2 यूरो सेंट्स, 10 यूरो सेंट्स, 5 यूरो, 2 यूरो सेंट्स एंड 1 यूरो सेंट। हाउ विल द यूरो अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिनोमिनेटेड इन नेशनल करेंसी? अब ये जो यूरो है करेंसी है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिनोमिनेटेड इन नेशनल करेंसी? All insurance and other legal contracts will continue in force with the substitution of the amounts denominated in the national currencies with their equivalents in euro. अब जाहिर है देखें एग्जिस्टिंग एक सिस्टम चल रहा था और उसके ऊपर से आपने लाके एक नया सिस्टम बना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको ऑल टुगेदर वीड आउट एकदम से कर दें। जो एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी आपने वैल्यू डिटरमिन की और फिर आपने जो उसकी सब्स्टिट्यूशंस है, सब्स्टिट्यूशंस ऑफ अमाउंट डिनोमिनेटेड इन द नेशनल करेंसीज विद देयर इक्विवेलेंट्स इन यूरो, आपने उसको ट्रांसफर किया। लाइक जितने अमाउंट्स ऑफ जो करेंसी उस नेशनल करेंसी की थी आपने उसको इक्वेट कर दिया इन डॉलर उसको, और फिर आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया। जो आपके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे थे, ज़ाहिर है आपने उसको निकालना तो नहीं था, खत्म तो नहीं करने वो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको चलाना, तो फिर उस वक्त ये उन्होंने सेटलमेंट की थी। Euro values will be calculated according to the fixed conversion rates with the national currency units adopted on January 1, 1999। अब उसका रेट क्या होना चाहिए? तो उस रेट वो था जो इन्होंने 1999 में सेट किया एट अ फिक्स्ड कन्वर्जन रेट विद द नेशनल करेंसी यूनिट अडॉप्टेड। जो आपने फिक्स एक रखा हुआ था करेंसी रेट, उसके ऊपर आपने इसको अडॉप्ट किया। Generally, the conversion to the euro will take place on the 1st January 2002. Unless both parties to the contract agree to do so beforehand। मतलब उन्होंने एक डेट भी रख ली है 1 जनवरी 2002। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 1999 में ये शुरू हुआ प्रोसेस एंड इट एंडेड इनटू 2002। और कन्वर्जन का ये प्रोसेस के लिए उन्होंने ये 2 साल का टाइम रखा ताकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग थे वो सारे अपने आप को ट्रांसफर कर सकें इस प्रोसेस के अंदर। और साथ में ही जो पार्टीज हैं विच पर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, उनको ये भी फ्रीडम दी कि इफ दे वांट टू डू इट बिफोर दैट डेट 1 जनवरी 2002 से, तो उससे पहले भी वो कर सकते हैं। सो इस लेवरेज की वजह से उन्होंने अपने जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको उन्होंने बैलेंस कर लिया। Now the Mexican peso crisis. The Mexican peso crisis. मैक्सिको की करेंसी है पेसो, उसका क्राइसिस क्या है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। On 20th December 1994, the Mexican government announced a plan to devalue the peso against the dollar by 14%. दिसंबर 1994 को मैक्सिको की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट दे वांट टू डीवैल्यू द पेसो अगेंस्ट द डॉलर बाय 14%। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दी थी कि डिप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन करेंसी की उस वक्त की जाती है व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ योर करेंसी। आप अपनी मुल्क की, अपनी कंट्री की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यूएशन के लिए भी आप डिप्रिसिएशन प्रोसेस में एंटर होते हैं। डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी आप करते हो सो दैट एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री कैन बी एनहांस्ड, राइट। दिस डिसीजन चेंज्ड करेंसी ट्रेडर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पेसो। जब ये डिसीजन हुआ तो करेंसी ट्रेडर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पेसो। अब देखें मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं दे आर एक्सपेक्टिंग, जो इन्वेस्टर्स होते हैं
दे आर ट्रेडर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अबाउट दी करेंसीज फ्लक्चुएशन पैटर्न। उनके ख्याल में शायद अगले कुछ महीनों में जो करेंसी है वो डीवैल्यू होने जाने वाली है या अप्रिशिएट होने वाली है या डेप्रिशिएट होने वाली है। तो उस हिसाब से वो अपने जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है, दिस डिसीजन चेंज्ड करेंसी ट्रेडर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पैसो। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ये बरक्स निकला। लाइक जो उन्होंने प्लान जो मैक्सिकन की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था टू डीवैल्यू इट बाय 14%, द डॉलर बाय 14% अगेंस्ट द डॉलर बाय 14%। इस डिसीजन से जो उनकी इससे पहले वाली एक्सपेक्टेशंस थी वो थोड़ी हैम्पर होगी। लाइक उन्होंने जो सोचा था वो उस तरह से नहीं हुआ बल्कि उससे ऑपोजिट हो गया। तो फिर क्या हुआ, दे स्टैम्पीडेड फॉर द एग्जिट्स। उन्होंने एग्जिट के रास्ते तलाश करने शुरू किए कि अब तो ये पैसो करेंसी एकदम से डिवैल्यू हो जाएगी। तो जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया हुआ था कि इट इज गोइंग टू हैव अ शार्प इंक्रीज इन द फ्यूचर, वो उसके ऑपोजिट हो गया। इन देयर रश टू गेट आउट द पैसो फॉल्स बाय एज मच एज 40%। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालनी शुरू की और उसकी वजह से ये हुआ कि पैसो जो है वो बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गया। वो इट फेल एज मच एज द 40%, वो 40% तक चला गया क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं दे वर अफ्रेड, दे वर स्केयर्ड कि उनका जो पैसा वो डूब जाएगा। तो जिसकी वजह से जब उन्होंने रश बैक किया, उसको निकालने की कोशिश की, तो पैसो वेंट बैक एज मच एज 40%। The Mexican peso crisis is unique in that it represents the first serious international financial crisis touched off by cross-border flight of portfolio capital. मतलब ये उस हिसाब से मैक्सिकन पेसो क्राइसिस जो है बहुत यूनिक है, एंड दैट वाज द फर्स्ट क्राइसिस द वर्ल्ड फेस्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट सीरियस इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस जिसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट हुआ, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर फ्लाइट ऑफ पोर्टफोलियोज। There were two lessons that were emerged. Number one, it is essential to have a multinational safety net in place to safeguard the world financial system from such crisis. अच्छा, यहाँ से हमने डिफरेंट लेसन्स लर्न किए हैं फ्रॉम दिस करेंसी क्राइसिस। वो ये थे कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द मल्टीनेशनल सेफ्टी नेट इन प्लेस टू सेफगार्ड द वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम सच क्राइसिस। लेकिन जब भी क्राइसिस आता है ना, या जब भी कोई ऐसा अनफोर्सीन इवेंट आता है, तो उसके बाद में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी मेजर्स की जाती हैं सो दैट अगर ये नेक्स्ट टाइम आए तो वी हैव सर्टेन सेफगार्ड्स, वी कैन सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम सच एडवर्स इफेक्ट्स और फ्रॉम सच एडवर्स मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, ये है कि जैसे 2005 में बहुत ही एक बैड अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान के अंदर। अब उसके बाद सब ने ये सोचा कि जो बिल्डिंग्स के अंदर, उनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि जिससे हमें अर्थक्वेक से सेफ्टी के प्लान्स हों। और बहुत सारे जो बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स हैं दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्स बनाए गए और इस तरह की चीज़ें। तो जब भी क्राइसिस आता है तो उसके बाद में, उसके पोस्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी मेजर्स की जाती हैं। अब इस क्राइसिस से भी जो लेसन्स इमर्ज हुए हैं, उन्होंने ये सोचा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सर्टेन मल्टीनेशनल सेफ्टी नेट in place to safeguard the world financial system from such crisis, कि अगर जब भी नेक्स्ट टाइम ये क्राइसिस आए तो फिर ऐसा ना हो। लेकिन स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली हर दफा मतलब कीपिंग असाइड what the policy makers they do is कि जब भी क्राइसिस आता है वो एक यूनिक ही होता है। एवरी क्राइसिस इज यूनिक इन नेचर, और आपके पास उसके लिए, उसको प्लेस करने के लिए या उससे फाइट करने के लिए कोई ऐसी मेजर ऑलरेडी नहीं होती। देखिए ना, अगर मैक्सिकन पेसो क्राइसिस से अगर सही लर्न किया होता तो उसके बाद में भी तो बहुत सारे क्राइसिस आए हैं। वो क्यों आया? इवन दी लेटेस्ट वन जिसको हम 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, वो क्यों आया जब उससे पहले हम इतना कुछ लर्न कर चुके थे। सो दिस इज इंटरेस्टिंग टू नोट, क्योंकि हर क्राइसिस every crisis is unique in its nature. An influx of the foreign capital can lead to an overvaluation in the first place. Now the Asian currency crisis. The Asian currency crisis turned out to be far more serious than the Mexican peso crisis. हालांकि हमने उससे बहुत lessons भी learn किए. Even then, जब Asian currency crisis आया, तो that turned out to be even far more serious than the Mexican
peso crisis in terms of the extent of the contagion and the severity of the resultant economic and social cost. और स्टूडेंट्स जब भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो जो आपका जो पीपल हैं, द पब्लिक, दे आर गोइंग टू सफर द इकोनॉमिक एंड द सोशल कॉस्ट. दे हैव टू पे द इकोनॉमिक एंड द सोशल कॉस्ट अगेंस्ट सच क्राइसिस. और हम उसको कंटेजियन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंटेजियन से मतलब यह है कि जिस तरह कंटेजियस डिजीज होती है, एशियन से मतलब यह है कि दे हैड सफर्ड द करेंसीज ऑफ ऑल द एशियन कंट्रीज. सारी एशियन कंट्रीज की करेंसीज को उसने इफेक्ट किया. कंटेजियन का मतलब है, कंटेजियस से मतलब होता है कि जो एक डिजीज ऐसी होती है जो एक से दूसरे को लग जाती है. तो कंटेजियन क्राइसिस था जो कि एक ना सिर्फ एक मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्क में भी ट्रांसफर हुआ. इवन जो हम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं उसमें भी यही हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमीज जो है वो एक ही वक्त में बहुत ज्यादा बैडली सफर हुई. उसकी रीजन क्या थी? क्योंकि वो भी कंटेजियस था. दैट वाज द एसिमेट्रिक शॉक. एक साइड से लगता तो फिर वो सभी जगहों के ऊपर लगता जाता है. ठीक है ना, जैसे चेन एक्सीडेंट नहीं होता, जस्ट इट इज जस्ट लाइक दैट. एक जगह पे होगा तो फिर बाकी सारी करेंसीज भी उससे इफेक्ट होंगी. Many firms with foreign currency bonds were forced into bankrupt. और बहुत सारी जो करेंसीज हैं वो bankrupt हो गई. Many firms with the foreign currency bonds were forced into bankrupt क्योंकि they were unable to pay their obligations. Creditors को pay नहीं कर सकी and ultimately they went down. The region experienced deep widespread recession. और इस रीजन के अंदर एक बहुत ज्यादा डीप एंड वाइड स्प्रेड रिसेशन आया. In theory, a currency's value mirrors the fundamental strength of its underlying economy relative to the other economies. किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है, currency's value it basically reflects the fundamental strength of its underlying economy. वो अब करेंसी की स्ट्रेंथ से आप बता सकते हैं. जैसे हम कहते हैं जो पाउंड है करेंसी वो बड़ी स्ट्रांग है, या डॉलर बड़ा स्ट्रांग है, या यूरो बड़ा स्ट्रांग है. उसका मतलब है कि दैट इज एक्चुअली द मिररिंग द फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द अंडरलाइंग इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री. हम कहते हैं कि रुपी की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है, या वो डिप्रिशिएट होता जा रहा है, डीवैल्यू होता जा रहा है. उसका मतलब यह है कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. दैट इज नॉट जो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है दैट इज नॉट वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री. सो इट इज गिविंग दैट इमेज रिलेटिव टू द अदर इकोनॉमीज इन द लॉन्ग रन. In the short run, currencies trader expectations play a much more important role. शॉर्ट रन के अंदर जो करेंसी के जो ट्रेडर्स एक्सपेक्टेशंस हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशंस उसी वक्त पॉजिटिव होंगी, उसी वक्त बेहतर होंगी when they foresee something which is being going positive on and on. अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस अच्छी उस वक्त होंगी when they have performed good in the past. अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ प्रीवियस में तो definitely they are not going to give a positive image. In the today's environment, traders and lenders using the most modern communications act by fight or flight instincts. Fight or flight बड़ा important है स्टूडेंट्स. फाइट और फ्लाइट, या तो आप फाइट करें या फिर आप फ्लाई कर जाएं. Either you should take the flight or you should fight. For example, if they expect others are about to sell Brazilian reals for US dollar, they want to get to the exits first. Either you are going to survive or you are going to fight with that or you are going to fly. Thus fears of depreciation becomes self-fulfilling prophecies. तो जो fears and depreciation के that becomes a prophecy which is self-fulfilling, जो आपने खुद से fulfill up करनी है. Now fixed versus flexible exchange rate regimes. Arguments in favor of the flexible exchange rates. अब what are the arguments? Why do we need to have a flexible exchange rate? हम flexible exchange rate क्यों रखें? Because it has got the easier external adjustments. It has got the national policy autonomy. Flexible के अंदर flexibility है, adjustments की गुंजाइश है. That is why these are the arguments in favor of the flexible exchange rate. Arguments against flexible exchange rate. Exchange rate uncertainty में hamper international trade. यानी अगर आप इतनी इजाजत दे देंगे कि वो freely float करें तो they may become the exchange rate uncertainty में hamper the international trade. And no safeguards to prevent crisis. जाहिर है अगर आपने फिक्स नहीं उसको रखा हुआ है और आपने उसको free forces of demand and supply पे छोड़ दिया तो there will be no safe guards to prevent those crises.
So dear students, that was all about today's lecture. I'm sure you have enjoyed it. आज हमने कुछ मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के हवाले से बात की. शायद आपको इस वक्त लगा कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि what is the international monetary system and what is the environment in which we are operating. तो मैंने आपको एक छोटा सा स्नैपशॉट दे दिया है इसकी हिस्ट्री का कि हाउ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इट हैज़ बीन इवॉल्व, क्या क्या सिस्टम्स थे, हमने उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा. बायोमेटलिज्म से हम शुरू हुए, देन वी वेंट ऑन टू द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड्स. क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड से वी मूव्ड ऑन टू द interwar period से then we moved on the flexible exchange rate regime 1973 से लेके जो कि प्रेजेंट तक था. और स्टूडेंट्स हमने इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फिनोमेनास देखे. हमने वर्ल्ड बैंक और IMF का ऑरिजिन देखा कि वो कहाँ से इवॉल्व हुए. देन वी मूव्ड ऑन टू दी डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, फ्री फ्लोट्स एंड मैनेज्ड एंड rest of the other and even the countries who do not have their own currencies, हमने उनके बारे में बात की. We studied about the European Monetary Union and its system. We studied about in detail about the euro currency. उसके अंदर क्या क्या हमारे पास modalities हैं, coins क्या हैं और वो किस तरह से adopt हुई, किस तरह से countries ने उसको finally उसको inline किया. We talked about the Mexican peso crisis and also we touched upon the Asian peso crisis और हमने उसके अंदर ये भी explain किया कि how these crises have affected largely on the economies and how they are going to affect the international trade. सारा जो हमने ये आज का lecture पढ़ा that has the connection with the international trade or with the multinational business, क्योंकि environment को जाने बगैर you cannot do the business in the best way. So that is the key. That's all. Thank you very much. Good luck and Allah Hafiz.